अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील माजर। मैं पाक व्हील्स वीकली के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के वीकली की पहली न्यूज़ वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज़ होने जा रही हैं और अब फ्यूल की जो प्राइसेस हैं वो एवर हाईएस्ट के ऊपर हैं। यानी इससे पहले पाकिस्तान में फ्यूल की प्राइस इससे ऊपर नहीं जाई और अभी भी आगे आने वाले दिनों में मज़ीद उम्मीद यही की जा रही है कि ऊपर जाएगी। बिकॉज एक तो मैंने आपको बताया था कि फैक्टर ये है कि ग्लोबल प्राइसेस से भी इसका लिंक है। दूसरा जो पेट्रोलियम लेवी है उसको बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट ने कहा था कि जी एक मैंने आपको सर्कुलर दिखाया था कि तकरीबन हर 15 दिन बाद वो 4 रुपये ऊपर जाएगा। सो सरप्राइजिंग सी बात यह है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रुकेगा कहाँ पे, क्योंकि अभी तकरीबन पेट्रोल की प्राइस तकरीबन 147 रुपये 83 पैसे करीब हो चुकी है। बट अगेन हमारा मकसद ये होता है कि किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना या किसी को बिला वजह हम मतलब मैं किसी को तनकीद का निशाना नहीं बनाता। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो कि डिपेंडेंट है इंटरनेशनल प्राइसेस पे, और इंटरनेशनल प्राइसेस जब ऊपर जाती हैं तो गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वो टैक्स का पोर्शन कम करे। लेकिन अभी जब ये नीचे गई थी प्राइसेस इंटरनेशनल, तो हमारे लिए प्राइस इसलिए ऊपर गई थी बिकॉज टैक्स का पोर्शन इंक्रीज़ किया गया था टू मेकअप जो गवर्नमेंट ने करना था अपनी अर्निंग जो उन्होंने लॉस किया था उस पर। आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, बट एक चीज़ कंफर्म है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस मुझे लगता है कि बतदरीज ऊपर ही जाएंगी। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पाक व्हील्स पर अभी ऐड लगाएं। डे लाइट में पिक्चर्स लें, ऐड पर गाड़ी की मुनासिब कीमत रखें, गाड़ी की मुकम्मल तफसील लिखें और एक्टिव फोन नंबर देकर ऐड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना ऐड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। पेट्रोलियम प्राइसेस के बाद अगली बात कर लेते हैं जो कि पिछले तकरीबन एक दो हफ्ते से बल्कि महीना ही हो गया मार्केट के अंदर एक जो है ना डिस्टर्बेंस चल रही है। वो है मिनी बजट को लेके और अनप्रडिक्टेबिलिटी को लेके। हमारी गवर्नमेंट को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कोई भी आप पॉलिसी लेके आएँ वो कंसिस्टेंट होगी तो अच्छी होगी। जब बजट आया था हम लोगों ने बड़ा तारीफ़ की गवर्नमेंट की कि उन्होंने FED कम किया, सेल टैक्स कम किया और आम आदमी के लिए गाड़ी को सस्ता किया। उसके बाद थोड़ी देर से बाद ही मिनी बजट आ गया। उसके बाद ECC ने जो है RD लगा दी और उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं है। और मार्केट में ये जो नॉन क्लैरिटी का होना है इससे होता ही है कि लोग भी परेशान रहते हैं, कंज्यूमर भी परेशान रहते हैं, मैन्युफैक्चर भी परेशान रहते हैं। यही वजह है। और इसी तरह का तजब्जब देखा गया मिनी बजट के पास होने के बाद 15 तारीख को जो है जनवरी के सदर पाकिस्तान ने उस पर साइन भी कर लिया था। फाइनेंस बिल के ऊपर उनका एक ट्वीट आया था जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी दूंगा। लेकिन उसके बाद से लेके तकरीबन अब 18 तारीख आने वाली है, 19 तारीख होने वाली है, सवाए सुजुकी के जो कि मैं आपको अगली न्यूज़ बताऊंगा, वो भी अभी लेटेस्ट ही आया है। और उसके अलावा किसी भी कंपनी की ना तो कोई इन्वॉइसिंग हो रही है, ना किसी को पता है कि क्लैरिटी क्या है, किस स्लैब के ऊपर कितना परसेंटेज फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि मिनी बजट में पेश कुछ किया गया था, जो पास किया गया उसमें अमेंडमेंट्स काफ़ी हैं। पहले कहा गया था कि 1000 cc तक के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा दिया जाएगा, अब कहा गया कि 2.5% FED बढ़ा दी गई है। सो एक कन्फ्यूजन सी है। मेरे ख्याल से क्लैरिटी के साथ अगर गवर्नमेंट आ जाए, जो आपने डिसाइड कर लिया वो तो कर लिया है ना, वो आपने किसी कहने से पीछे हटना है, ना आपने आवाम को कोई उसका रिलीफ देना है। जो आपने रिलीफ दिया था वो 6 महीने का कागजी रिलीफ था, वो भी किसी को नहीं मिला। बिकॉज मैं किसी को नहीं जानता जिसको उस प्राइस पे गाड़ी मिल गई हो। सुजुकी के आप देख लें डिलीवरियाँ लोग कह रहे हैं, और लोग ऑटो मैन्युफैक्चरर को कह रहे हैं कि जी उन्होंने नहीं दिया। पॉइंट ये है कि ऑटो मैन्युफैक्चरर का ना टैक्स को लेना है ना को देना है, वो इनवॉइस काटेगा, जो उस दिन का लॉ ऑफ लैंड होगा वो आपको गवर्नमेंट को जमा करा देगा। वो कम हो या ज़्यादा हो, ऑटो मैन्युफैक्चरर को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बड़ा क्लियर लोगों को बता दूँ। अभी भी लोगों को परेशानी ये है कि जी वो अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जी FED बढ़ रहा है, सेल टैक्स बढ़ रहा है, हमें नई इन्वॉइस मिलेगी, पुरानी इन्वॉइस मिलेगी, हम पूरे पैसे दे के आ गए हुए हैं। और लोग ऑटो मैन्युफैक्चर के जो है ना दर पे होते हैं कि जी वो ज्यादती कर रहे हैं। पॉइंट ये है कि भाई उनका ये सब्जेक्ट नहीं है, ये टैक्स जो है ये गवर्नमेंट का मैटर है। गवर्नमेंट आज कहती है 15% GST, तो आज वो 15 लेंगे, आज 17 कहती है 17 लेंगे, 2% कहेगी 2% ले लेंगे। ये उनकी जेब में नहीं जाना। सो गवर्नमेंट को चाहिए कि क्लैरिटी ले आए। काफ़ी हो गया, मतलब इस तरह मतलब 6 महीने आपने बजट के बाद गुजार दिए मिनी बजट के आने में। अब मिनी बजट के अप्रूवल के बाद अगले 6 महीने इसमें गुजार देंगे तो पूरा फाइनेंशियल ईयर जो है वो ज़ाया हो जाता है। और ये लोगों के लिए, कारोबारों के लिए मेरा ख्याल है बड़ी बुरी चीज़ है। अगली न्यूज़ सुजुकी की है। सुजुकी ने प्राइस इंक्रीज़ कर दी है। अगेन सुजुकी ने प्राइस इंक्रीज़ नहीं की, मैं फिर गलत लफ्ज़ यूज़ कर गया। गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज़ कर दिए, जिसकी वजह से जो एंड प्राइस है वो सुजुकी कार की कंज्यूमर के लिए बढ़ गई है। अगर टैक्स इंसिडेंस की बात करेंगे, टैक्स की वजह से प्राइस कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो मिनिमम जो इंक्रीज़ हुआ है जो यूज़र के लिए वो ऑल्टो की प्राइस में है, वो 32,000 रुपये है। और मैक्सिमम इंक्रीज़ जो है वो तकरीबन 1.5 लाख रुपये है, जो कि सुजुकी कल्टस AGS के अंदर हुआ है। आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होंगी फाइनल प्राइसेस जो कि सुजुकी की अब कंज्यूमर को मिलेंगी प्राइसेस। सुजुकी की प्राइसेस के साथ साथ उनकी डिलीवरी की भी बात कर लेते हैं। जब बजट आया था उसके बाद प्राइसेस डिक्रीज़ हुई थी इन फैक्ट बिकॉज टैक्स कम हुआ था। और लोगों का बड़ा एतराज़ है कि सुजुकी गाड़ी जो है उसकी बुकिंग नहीं मिल रही। और इनफैक्ट ये हमने खुद भी देखा है कि आप सुजुकी के काफ़ी वेरिएंट ऐसे थे जब आप बुक कराने जाते थे तो उनकी बुकिंग ही नहीं थी, और अगर थी बुकिंग तो उनके डिलीवरी टाइम के बारे में एम्बिग्विटी थी। वो कहते जी कोई पता नहीं, आपने बुक करानी करा लें, जब आएगी आपको बता देंगे। जो कि बड़ी एक अजीब सा जवाब है मेरे ख्याल से किसी भी कंपनी की तरफ से। अब फाइनली एक क्लैरिटी आ गई है, और एक उन्होंने जो प्राइस के जो फाइनल प्राइसेस आई हैं टैक्स इंक्रीज़ के बाद, उनके साथ साथ उन्होंने डिलीवरी टाइम भी दे दिए जो कि बड़े अच्छे हैं।
अच्छे इन द सेंस ये है कि आपने क्लैरिटी दे दी, ये नहीं कि अच्छे हैं, वैसे तो वो 150 दिन है जो कि 5 महीने बनता है कई केसेस में, और कई केसेस में 4 महीने का टाइम है। बट अगेन उन्होंने क्लैरिटी से कंज्यूमर को बता दिया, ये जवाब नहीं दिया कि जी कोई टाइम नहीं है। ऑल्दो मेरे ख्याल से तो ये टाइम जो है ये भी बड़े एग्जूबरेंटली हाई है, मतलब 5 महीने एक बड़ा टाइम होता है जिसके अंदर अगर एक आम बंदे ने अपनी फैमिली के लिए अपने इस्तेमाल के लिए गाड़ी लेनी है तो वो 5 महीने बगैर गाड़ी के रहेगा। एंड गवर्नमेंट काफ़ी अरसे से ये बात करती आई है कि जी हम इन इदारों से बात कर रहे हैं कि इनके जो टाइम है डिलीवरी के वो डिक्रीज़ करें। पता नहीं वो क्या बातें होती हैं, कैसे होती हैं, उसका फाइनल रिजल्ट कंज्यूमर तक तो नहीं पहुंचता। खैर, अगर आप सुजुकी के डिलीवरी टाइम्स देखना चाहते हो तो ये ब्लॉग का लिंक मैंने लगा दिया, इसमें आप देख के पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया सुजुकी ऑल्टो तकरीबन 150 दिन यानी 5 महीने के ऊपर है, वैगन आर जो है वो 4 महीने के ऊपर। इस तरह बाकी वेरियंट्स की आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो आप लगे हुए ब्लॉग के ऊपर जाके पढ़ सकते हैं। बात हो रही थी डिलीवरी टाइम्स की और इनके ऊपर के कंपनियां जो हैं वो क्या एक्शन ले रही हैं। तो कई कंपनियां जो अपने ओन पे भी मैंने देखा है कि एक्शन ले रही हैं जो कि अच्छे हैं, जिससे ऑन कम हो सकता है या ऑन को डिस्करेज किया जाता है। एट द सेम टाइम वही कंपनियां कई एक्शन ऐसे ले रहे हैं जो कि मेरे ख्याल से मोनोपोलिस्टिक है। पिछले दिनों इतफाक हुआ एक फॉर्चूनर जो है अभी उसका लेजेंडर आया उसको बुक कराने का इतफाक हुआ, तो पता ये लगा कि जिस टोयोटा ने एक जो अच्छा इकदाम किया है जो कि मुझे लगा कि डिस्करेज कर रहे हैं वो इन्वेस्टर को, कि जब आप गाड़ी बुक करा रहे हैं तो बुक कराते हुए भी आपने अपना बायोमेट्रिक देना है। अब जब मैंने उनसे पूछा सेल्स वालों से, उन्होंने कहा जी इन्वेस्टर को डिस्करेज करने के लिए कर रहे हैं। तो मैंने ये पूछा कि यार जो इन्वेस्टर है उसका अंगूठा नहीं होता, वो भी बायोमेट्रिक लगा देगा। बट उन्होंने अपनी तरफ से ये बताया कि जी कंपनी ने जो ये इकदाम किया है वो इसलिए किया है कि इन्वेस्टर्स को जो है वो डिस्करेज किया जाए और आम एंड यूज़र तक को दिया जाए। मैंने चले अच्छी बात है। दूसरी न्यूज़ जो मुझे बताएगी वो थोड़ी मेरे लिए इस लिहाज से थोड़ी अजीब सी लगती है, मुझे ऐसे लगा कि मोनोपोलिस्टिक है। उसमें भी 2 पार्ट हैं। एक तो ये कहा गया कि जी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन का भी चेक आप अब साथ देंगे बुकिंग के वक्त। आपने 30 लाख रुपए का चेक दिया, गाड़ी आप आज बुक करा रहे हैं, गाड़ी आपको मिलनी है जाके अगस्त में मिनिमम भी, और 30 उसके साथ ही आप रजिस्ट्रेशन का चेक आज से दे दें जो कि रजिस्ट्रेशन अगस्त में आने के बाद हो जाएगी। पहली बात, मेरे ऊपर ये बात क्यों फ़र्ज़ है कि मैं अभी से वो रजिस्ट्रेशन की अमाउंट आपके पास जमा कराऊँ और आप इंटरेस्ट फ्री वो पैसा अपने पास रखें। दूसरी बात, कौन सा लॉ है जिसके तहत टोयोटा ये मेक श्योर कर रहे हैं, उसके डीलर्स ये एक्सरसाइज कर रहे हैं कि जी हम आपको गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन की नहीं देंगे। अगर तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ये लॉ है कि गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन के नहीं जा सकती, तो आपके अपने शोरूम पे वो गाड़ियाँ चल के जब आती हैं वो अनरजिस्टर्ड होती हैं। सेकेंडली, ये हर बंदे का राइट है वो गाड़ी जहाँ से रजिस्टर कराना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ये कहती है कि जी वो रजिस्टर करा के सड़क पर निकालेगा तो आप उसको पेपर पकड़ाएं, वो जहाँ मर्जी से रजिस्टर कराएं। आप ये जो है अपना जिसे कहते हैं ना ब्रांड की वैल्यू यूज़ करके उसके ऊपर फुट डाउन नहीं रख सकते कि जी आप हमें पैसे दें और हमारे थ्रू कराएं, बिकॉज आपकी सर्विस चार्जेस भी मार्केट से ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा मुझे अजीब सी लगी वो बिल्कुल ही मोनोपोलिस्टिक थी कि जी आप गाड़ी की इंश्योरेंस भी हमारे थ्रू कराएंगे। भाई मैं क्यों कराऊंगा, मेरी मर्जी, मैं इंश्योरेंस कराऊँ या ना कराऊँ। फिर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई लॉ है कि मैंने इंश्योरेंस करानी है तो वो मेरा प्रोग्रेटिव है, मैं किससे कराऊं, मैं आपसे ही क्यों कराऊंगा। और इन दोनों अमाउंट्स का चेक गाड़ी आने से 8 महीने पहले, जो तकरीबन मेरा ख्याल है 6-7 लाख रुपए की अमाउंट बनती है, वो हर डीलर टोयोटा का डिमांड करे। मैंने 4-5 जगह चेक किया। अगर कोई मुझे गलत प्रूफ करना चाहता है या तो कंपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे सकती है ताकि आम आवाम के लिए भी इसकी आसानी हो जाए। तो ये टोयोटा की डीलरशिप पे चल रहा है कि गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और आप जो है ना उसका हमें इंश्योरेंस पे करेंगे तो हम आपकी गाड़ी बुक करेंगे, और ये खुलेआम चल रहा है, इसमें कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। और ये क्यों किया जाता है ये भी मैं बताता हूँ। जो आप इनके अपने इन्वेस्टर होते हैं, जो शोरूम के साथ जिनका ताल्लुक होता है, जिनके साथ काम होता है, उनकी जो है बुकिंग भी डाल दी जाती है। मेरे जैसा या आपके जैसा कोई भी बंदा नॉर्मल वॉक इन करके जाता है तो उसको डिस्करेज करने के लिए इन द नेम के जी हम ऑन डिस्करेज कर रहे हैं, आपकी बुकिंग डिस्करेज करने के लिए आपके साथ इस तरह के जो है ना कैवियट्स डाले जाते हैं। तो जो भी टोयोटा में अगर इसके बारे में जिम्मेदार है, मेरा ख्याल है उसको चेक करके या तो मुझे रिफ्यूट कर सकता है या मुझे झूठा साबित कर सकता है। मैंने अपना होमवर्क पूरा किया है, मैंने 4-5 डीलरशिप पे लाहौर से पता किया है और मल्टीपल लोगों के थ्रू पता किया है, सबको यही जवाब मिला है कि गाड़ी बगैर इंश्योरेंस के और बगैर रजिस्ट्रेशन के बुक नहीं होगी और वो अमाउंट आपको एडवांस में जमा करानी है। ये मेरी समझ से मंतक बाहर है। मैं उम्मीद करता हूँ इसके ऊपर कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलेगा। अपकमिंग गाड़ियों की जहाँ पे बात होती है, हम आपको हमेशा बताते रहते हैं कि कौन सी गाड़ी मार्केट में आने वाली है। तो सुजुकी की तरफ से एक प्रोडक्ट जो है हमने आपको बताया, सुजुकी स्विफ्ट, काफ़ी अरसे से एक्सपेक्टेड थी कि जी उसकी नई जनरेशन पाकिस्तान में आने वाली है और मेरे ख्याल से वो इस नहीं तो अगले महीने इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हो जाएगी। अब इसके इंजन के बारे में लोगों के बारे में थोड़ी परेशानियां थी, बिकॉज ये अगर पाकिस्तान में ऑलरेडी फिर रही है गाड़ी जापान से इंपोर्ट होके, तो इसमें 1 लीटर टर्बो इंजन आता था। बट पाकिस्तान में आने वाली गाड़ी के अंदर 1250 सीसी इंजन होगा और सुजुकी के जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि जी बड़ी होपफुल है सुजुकी इस प्रोडक्ट को लेके कि वो शायद 1000 से 1500 यूनिट महीने के बेचेंगे। और इसकी प्राइस जो एक्सपेक्टेड मुझे लगती है, क्योंकि पिछली वाली जो है वो 23-24 लाख की थी, तो मिनिमम भी 27-28 लाख रुपए की होगी। अब इस प्राइस के साथ आज की मार्केट में इस गाड़ी का क्या सक्सेस होगा या क्या सुजुकी वो नंबर अचीव कर पाएगी जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
आई डाउट इट। मुझे लगता है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ये जो है हैचबैक कैटेगरी है, पाकिस्तान के अंदर जनरली जो है डिग्गी वाली गाड़ी ज़्यादा पसंद की जाती है। और अगेन अगर आपने हैचबैक देखना है तो हैचबैक के अंदर कल्टस और पिकांटो के बाद अगर हम देखें तो फिर डिग्गी वाली गाड़ी सेडान कार शुरू हो जाती हैं, अगर कंपटीशन प्राइस वाइज देखा जाए, जिसमें एल्सवेन, यारिस और सिटी हैं। उस प्राइस के अंदर बीच में आके अगर ये स्विफ्ट एक हैचबैक है, बेशक ये 1250 सीसी हो, मुझे लगता है कि इसके जो नंबर्स हैं, अगर 1000 से 1500 की एक्सपेक्टेशन कंपनी कर रही है तो ये बड़े एग्रेसिव एक्सपेक्टेशन है। टाइम विल टेल, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि ये थोड़ा एक जिसे कहते हैं ना बड़ा टफ कंपटीशन होगा इस गाड़ी का। ऑल्दो इट्स गुड प्रोडक्ट, और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भी उसके बारे में कोई नेगेटिव सेंटिमेंट रखता हूँ या रखना चाहता हूँ। मुझे खुद भी सुजुकी स्विफ्ट लास्ट जनरेशन बड़ी पसंद थी, ऑल्दो मार्केट में इतना कामयाब नहीं हो सकी थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये वाली जनरेशन पाकिस्तान की मार्केट में जब आएगी तो इट विल बी फ्रूटफुल फॉर द कंपनी एंड टू द मार्केट एज वेल। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको अगली न्यूज़ बताऊँ जो अपकमिंग गाड़ी के बारे में, हम लोग गाड़ियों के बारे में आपको बताते रहते हैं कि कौन सी गाड़ी आने वाली है। होंडाई की एक गाड़ी है स्टारिया, या स्टारिया बोलते हैं, स्टारिया बोलते हैं। ये बेसिकली एक एमपीवी है, जिस तरह के ग्रैंड कार्निवल है किया की। इससे पहले स्टार-एक्स आती थी होंडाई की, बट उसको अगर हम कम्पीट करके देखें मार्केट में जो कंपटीशन था उसका ग्रैंड कार्निवल के साथ, तो मेरे ख्याल से ग्रैंड कार्निवल ने उसको इन एवरी फील्ड जो आउट नंबर किया था, इन क्वालिटी, इन क्वांटिटी ऑफ सेल्स और मार्केट की रिसेप्शन के लिहाज से। और यही वजह है कि ग्रैंड कार्निवल का जो नया जनरेशन है वो भी बड़ी अच्छी तरह रिसीव किया गया मार्केट में। उसके बाद से जो एमपीवी कैटेगरी है उसमें जो होंडाई है इसकी तरफ से कोई रिप्लाई अभी तक मार्केट में आया नहीं था, बट हमने सुना ज़रूर था कि कोई चीज़ आ रही है। अभी हमारे एक मेंबर है, उन्होंने स्पॉट की है गाड़ी स्टारिया। स्टारिया की तस्वीरें भी हमने इसमें लगा दी हैं और डिटेल भी व्लॉग में लगा दी हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर उस पर क्लिक करें। उम्मीद रखते हैं कि आने वाली मार्केट के अंदर ये जो कंपटीशन है ये कंज्यूमर के लिए बेहतर होगा, बिकॉज जब खाली एक ब्रांड या एक प्रोडक्ट मार्केट में होती है तो वो अपनी मर्जी की प्राइसिंग करती है। जब कंपटीशन आता है तो एटलीस्ट एक कंपनी दूसरी कंपनी से कंपटीशन में प्राइसिंग को बीट करने की कोशिश करती है और उसमें फ़ायदा कंज्यूमर का होता है, जो कि हमेशा से हमारी डिमांड रही है। हम ये कहते हैं कि जब भी कंपटीशन आएगा मार्केट में उससे बेहतर चीज़ सामने आएगी और कंज्यूमर को उसका फ़ायदा होगा। अगली न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान ऑटो शो से रिलेटेड है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि जी पाक व्हील्स के ऑटो शो जो हैं ये सिर्फ इस्लामाबाद और कराची में क्यों है और पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में क्यों नहीं हुए। तो इसमें एज मच एज यू आर वेटिंग फॉर द शो, हम भी उससे आपसे ज़्यादा ईगर हैं और हम उसको बिल्कुल मिस करते हैं। बट आपको पता होगा कोविड-19 के जो नया जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और मैंने आपको बताया था कि इसकी जो स्प्रेड है वो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों से भी मेरी इल्तमास है कि जो है ना केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, हमारे अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, घरों में केसेस हो रहे हैं, तो हमें यही चाहिए कि SOPs का ज़रूर ख्याल रखें। और इसकी वजह से जो है ना गवर्नमेंट ने, NCOC ने जो आपको डायरेक्शन दी हुई है उसके मुताबिक अभी डिफरेंट उन्होंने एरियाज डेजिग्नेट किए हुए हैं, कोई गुड वैक्सीनेटेड है, कोई एवरेज है, कोई बैड है। तो उस लिहाज से पंजाब के ज़्यादातर अजला में जो है आपको 1000+ की गैदरिंग अलाउड नहीं, और हमारे ऑटो शोज़ जो हैं वो 1000 नहीं हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं उसमें। इसकी वजह से हमारे ऑटो शोज़ जो हैं वो भी डिले का शिकार है। जो ही हमारे पास कोई ना कोई अनाउंसमेंट होगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी जो अनाउंसमेंट मैं करने जा रहा था, ये पाकिस्तान ऑटो शो जिसको पैप्स बोलते हैं, ये पाकिस्तान ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पापाम जो है वो हर साल करती है, जिसमें इंडस्ट्री के सारे प्लेयर्स जितने वेंडर्स हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं और आप लोगों को एक मौका मिलता है देखने का कि पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री, अगर हम बैकवर्ड इंटीग्रेशन देखें तो एक तो आपको फाइनल प्रोडक्ट गाड़ी नजर आती है, लेकिन उसके बैकवर्ड कौन कौन से लोग और कौन कौन से इदारे काम करें। सो इसके लिए पैप्स शो किया जाता है। 2022 का जो ऑटो शो है, इससे पहले भी कोविड की वजह से काफ़ी लोग चीज़ें इफेक्ट हुई थी, ये भी इफेक्ट हुए थे। सो पैप्स जो है वो इस साल कराची के बजाय लाहौर में होने जा रहा है और उसकी तारीखें जो है वो 29 से लेकर 31 जुलाई हैं। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैंने बीजे डिटेल लगा दी है। हम लोग कोशिश करेंगे जब ये शो होगा तो आपके लिए इसकी कंप्लीट कवरेज भी लेकर आए। अगली न्यूज़ जो है वो थोड़ी सरप्राइजिंग है। मैं हमेशा कोशिश करता होता हूँ कि गवर्नमेंट की जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनको आपके सामने ज़रूर लेके आऊँ, और हम कोशिश करते हैं अपनी वीडियोज़ के तहत जितने भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं, बेशक वो डिजिटाइजेशन के हों, वन विंडो टैक्स कलेक्शन के हों, ई-पे का हो, कोई भी चीज़ हो या सेफ सिटी का हो, तो हम आपके लिए लेकर आते हैं और आपको उसकी पॉजिटिव साइड भी दिखाते हैं। बट ये न्यूज़ मेरी बड़ी जो है ना एक अजीब सी, मुझे एक वीडियो पहले दिनों सर्कुलेट कर रही थी और फिर इस न्यूज़ ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब किया कि इनवैलिड नंबर प्लेट यूज़र विल गो स्ट्रेट टू द प्रिजन। और एक जो है ना एक मतलब इसका मकसद ये है कि जो गैर कानूनी नंबर प्लेट लगाएगा वो जेल जाएगा या 2 लाख जुर्माना देगा, ऐसी कोई चीज़ है। ऑन प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है, ऑन पेपर भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने एक वीडियो बनाई और आपने लोगों को उसमें तकरीबन धमकी आमेज़ लफ्ज़ों से उनको बोला कि जी आप अगर नहीं करेंगे तो 2 साल की आपको कैद होगी और आपको 2 लाख जुर्माना किया जाएगा। मेरा हमेशा सवाल ये होता है कि पहले आप लोगों को एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं, अगर वो उस चीज़ को पूरा नहीं करते तो आप बिल्कुल उनको उसके ऊपर जो है सज़ा भी दे सकते हैं, जुर्माना भी कर सकते हैं। अब नंबर प्लेट के केस में मुझे समझ नहीं आता कि आप
ये हम पिछले 3 साल से वावेला कर रहे हैं कि एक्साइज जो है वो नंबर प्लेटें नहीं दे रहा, लोगों को जो है नंबर प्लेट के पैसे जमा कराने के बावजूद नंबर प्लेट नहीं दी जा रही। सड़क पे जाते हैं तो पुलिस वाले तंग करते हैं कि जी आप नंबर प्लेट नहीं लगा के फिर रहे। मेरे जैसा कोई भी शहरी है, अगर देखें मैंने आपको एक रजिस्ट्रेशन के नंबर प्लेट के पैसे दे दिए हैं, आपने मुझे नंबर प्लेट नहीं दी, मैं कोई नंबर प्लेट नहीं लगाऊंगा। मुझे आप बोलेंगे जी आप बाहर से जाके बनवा लें और वैसी नंबर प्लेट बनवा लें, भाई मैं क्यों बनवा लूँ? मैं आपको पैसे देकर आया हूँ, आपने मेरे से पैसा लिया, आपने मेरे से टैक्स लिया, आपकी जिम्मेदारी है आप मुझे नंबर प्लेट दें, आप फेल किए उस चीज़ में। सो ये जो धमकियाँ में इस वीडियो बनाना कि जी हम आपको 2 साल के लिए कैद कर देंगे, जुर्माना कर देंगे, तो पहले आप जाके उनको कैद करें कि जिन्होंने नंबर प्लेटें दी नहीं है, उनके बारे में इंक्वायरी करें, जो कि करोड़ों रुपए आवाम से लेके बैठे हुए हैं। 3 साल हो गए हैं और लोगों को नंबर प्लेटें नहीं मिली। बजाय इसके कि आप लोग शर्मिंदा हों और आप लोग इसके बारे में एक जिसे कहते हैं ना अपोलोजेटिक वो रखें, आप लोगों ने एक अजीब धमकियाँ में इस वीडियो बना के चलाई हुई है और लोगों को आप धमका रहे हैं। और सोने पे सुहागा ये कि जी उन्होंने कहा कि जी सीटीओ साहब ने बड़ा शफकत फरमाई है और उन्होंने कहा जी आप बाहर से भी वैसी नंबर प्लेट बनवा लेते हैं। तो जनाब आप ऐसा करें कि आप थोड़ी सी एफर्ट करके वो नंबर प्लेटें आप खुद बनवा के लोगों को दे दें, अगर इतना ईजी काम है। भाई आप लोगों ने एक टैक्स अमाउंट ली लोगों से, उसकी नंबर प्लेट आपने बना के देनी थी। जिस भी अदारे का फेलियर था वो गवर्नमेंट के एंड पे फेलियर था ना, तो कंज्यूमर पे आप क्यों डाल रहे हैं? कंज्यूमर को आप धमकियां दे रहे हैं और धमकियां में वीडियोस बना रहे हैं और प्रैक्टिकली भी उनको अंदर कर रहे हैं। हो सकता है मुझे भी आप पकड़ के अंदर कर देंगे जनाब को मेरी बात पसंद ना आए कि जी नंबर प्लेट आप जो है नमूने वाली बना लें, बड़ी अच्छी बात है। भाई क्यों बना लूँ मैं? आप मुझे एक इलीगल एक्ट करने पे कैसे मजबूर कर सकते हैं कि मैं एक रोड साइड वेंडर के पास जाऊं और उससे कहूं कि जी जैनून जैसी नंबर प्लेट बना दे? मैंने सरकार को फीस दी, सरकार की जिम्मेदारी है। तो ये बात करना ये मेरे ख्याल से बड़ी एक अजीब सी बात है और इसके ऊपर ना किसी को गौर करना चाहिए कि बजाय इसके कि हम अपना जो है एक्ट स्ट्रेट करें, अपना घर सीधा करें, हम दूसरे को जाके उल्टा ब्लेम करना शुरू कर दें। तो मेरे ख्याल से तो ये बिल्कुल एक जो है ना इसके अगेंस्ट अपोलोजेटिक स्टेटमेंट आनी चाहिए हर डिपार्टमेंट की कि भाई हमने ये जो वर्ड्स का इस्तेमाल किए, धमकियाँ में हैं, पहली बात। दूसरी बात हमारे अपने डिपार्टमेंट की गलती है, हम कंज्यूमर पे नहीं डाल सकते। आप मेरे 3 सवाल हैं, आप कंज्यूमर से पैसे ले लेते हैं, उसको नंबर प्लेट नहीं देते, उसके बाद आप उसे कहते हैं कि एक इलीगल काम करो कि एक प्राइवेट वेंडर के पास जाओ जिसको आप पहले पकड़ के जेल में करते थे कि जी आप नंबर प्लेटें बना रहे हैं, उससे जाके नंबर प्लेट नमूना जैसी बनाओ और फिर लगाओ ताकि हम आपके चलान ना करें। क्यों भाई? अवाम आपके लिए क्या चलान और टैक्स की मशीनरी है कि आप टैक्स इकट्ठा किए जाएं और उनको कोई चीज़ ना दें? और क्या ये भेड़ बकरियां हैं कि आप उनके लिए धमकियां वाली ईमेलें और आप ऐसी वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल करते रहेंगे और हम सारे आपकी चीज़ें बर्दाश्त करते रहेंगे? तो मैं अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराऊंगा और कोई कराए ना कराए, मेरे ख्याल से आपको इस पर अपॉलॉजी स्टेटमेंट देनी चाहिए हर इदारे को जो इसमें इन्वॉल्व है। जिसने ये स्टेटमेंट बनाई है, जिसने ये वीडियो बनाई है और जिसने ये कहा है कि जी अवाम को हम अंदर कर देंगे, तो अवाम है, ये भेड़ बकरियां नहीं। आप पहले टैक्स का पैसा ले चुके हैं, आप नंबर प्लेट के चार्जेस भी ले चुके हैं। जब आपने नंबर प्लेट डिलीवर नहीं की उसके बाद आप बजाय इसके कि उनसे अपॉलॉजी करें, आप उनसे सॉरी करें या एम्पथाइज करें, आप उनको धमकियां दे रहे हैं कि जी हम उनको 3 साल के लिए अंदर कर देंगे। बहुत ही मेरे ख्याल से शर्मनाक किस्म की स्टेटमेंट है और मैं इस पर अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराऊंगा। टैक्सीज की बात हो रही थी और आवाम की बात हो रही थी, तो जहाँ पे आवाम से टैक्सीज हर तरीके से लिए जाते हैं, उस तरह एम टैग और जितनी सड़कों पे भी आप गाड़ी चलाते हैं उसके ऊपर भी आपसे टोल लिया जाता है। एम टैग जो है वो एक स्मार्ट वे ऑफ जो है टैक्स पेइंग उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था और शुरू में उसके लिए मेरा ख्याल है फ्री था, अब उसके लिए आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और अगेन ये एक डिकॉटमी ये है कि आप ये नहीं है कि आपने सिर्फ एम टैग लगा लिया, तो मैंने पहले दोनों लगाया था अपनी गाड़ी पे, तो आपके भी टेंशन फ्री है कि आप जहाँ भी जाएंगे वो चलेगा। आधी मोटरवे पे एम टैग चलता है, आदियों के ऊपर जाके पर्चियाँ शुरू हो जाती हैं, उससे आदि पे चलते हैं तो मजीद पर्चियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है ये सारा जो है ना इन पूरे सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप आवाम के ऊपर ये बोझ लगाएं कि वो लाइनों में लग के एम टैग लगाएं। बड़ी अच्छी बात है आपने कर लिया, तो मेक श्योर कि मोटरवे के हर लेग के ऊपर जो है ना ये एप्लीकेबल हो। और मैं आपको बताया तो मैंने लाहौर से फैसलाबाद ट्रैवल किया पिछले हफ्ते, यहाँ से मैं रिंग रोड पे चढ़ा, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है आपका टैग चल गया। रिंग रोड से सियालकोट वाली पे उतरा, उन्होंने कहा जी यहाँ पे टैग नहीं है, यहाँ पे आपको 50 रुपये देने हैं। वहाँ से फिर मैं काला शाह काकू वाली मोटरवे चढ़ा, उन्होंने कहा जी टैग है, बिल्कुल ठीक है। फिर वहाँ से जब मैं फैसलाबाद उतरने लगा तो वहाँ पे एम टैग के साथ ही फिर एक पर्ची आ गई। तो भाई अगर आपको कैश और पर्ची का ये मिक्सिंग रखनी है तो फिर उस एम टैग का क्या फ़ायदा है? इट शुड बी पेपरलेस, इट शुड बी मनी फ्री। अगर आपने एक दफ़ा मेरे से एम टैग के पैसे उसमें डलवा लिए हैं तो फिर इंसान को ये नहीं होना चाहिए कि जी मैं साथ कैश भी रखूँगा, किसी ने पर्ची लेनी है, किसी ने एम टैग लेना है। तो इसको भी अगर मेरा ख्याल है एक डिजिटाइजेशन में अगर लेके जा रहे हैं तो इसको सबको एंड टू एंड स्ट्रीमलाइन कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। आखिर में पब्लिक सर्विस मैसेज की तरफ चलते हैं। मैं ये देख रहा था एक और ब्लॉग के मरी के अंदर दोबारा स्नोफॉल जो है उसके बारे में इंडिकेशन दे दिया गया है। और अगर आप लोग ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा आप ट्रैवल ना करें, लेकिन अपने ट्रैवल को बेहतर प्लान करें। दूसरा, कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ओमिक्रॉन जो वायरस है वो बहुत तेज़ी से
स्प्रेड कर रहा है। अल्लाह का शुक्र और अल्लाह का एहसान ये है कि इसका स्प्रेड तो ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम है। ये 4 से 5 दिन के अंदर जो है ना होके गुजर जाता है। ज़्यादातर केसेस में लोगों को पता भी नहीं लगता, या अगर पता लगे भी तो इतना एक्सट्रीम इसके सिम्टम्स नहीं है जितने पहले वाले वेरिएंट के थे। सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इन दैट सेंस। लेकिन फिर भी ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को हमेशा ये एडवाइस करूँ और ख़ुद भी कोशिश करूँ कि मैं जो SOPs हैं उन पर अमल करूँ। हाथों को बार बार साफ़ करें, लोगों से हाथ ना मिलाएं। हमने कोशिश एज ए सोसाइटी हम लोगों ने काफ़ी अर्सा ये की, लेकिन फिर आहिस्ता 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 ये विदर आउट कर गया। अभी भी अगर आप किसी से हाथ ना मिलाएं तो लोग समझते हैं कि शायद बदतमीज़ी कर रहा है या कोई गरूर है इसमें या कोई आकड़ दिखा रहा है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक वायरस है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और उसके लिए SOPs में शामिल है कि आप हाथ ना मिलाएं, समाजी फासला रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और क्राउडेड जगहों पे ना जाएं। सो ये थोड़ी बहुत एहतियाती तदाबीर हैं जिसको अपना के हम लोग अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरे से बचा सकते हैं। इसके अलावा फॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे फैली हुई है, तो अगर आप हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी ट्रैवल को बेहतर प्लान कर लें। फॉग लाइट्स गाड़ी की सही कर लें, अपनी गाड़ी के वाइपर्स को सही कर लें। सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे आपके पास गाड़ी के अंदर जो आपकी बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा जवाब दे जाती है, तो उसके लिए कोशिश करें कि वो आपकी गाड़ी की बैटरी ठीक हो ताकि आपको ट्रैवल के दौरान जो है परेशानी का सामना ना हो। ये था आज का वीकली। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेके अपनी वीडियोज़ को पहले से बेहतर बनाएं और आप लोगों के जितने सवाल हैं उनको ज़रूर एड्रेस करें। ये था आज का वीकली। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरद नवाज के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। Starting your deals only on Parkville.